एरोमेटिसिटी पढ़ रहे थे और एरोमेटिसिटी में पढ़ चुके थे एरोमेटिक कंपाउंड, पेरीफेरल एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं ये भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, और पढ़ चुके हैं क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, आई होप इसका नोट्स भी बना लिए होंगे सब लोग। ठीक है, आगे हम लोग जो स्टार्ट करेंगे आज वो बेटा होगा आपका एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होगा? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है भी जानना। अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स पता तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स भी पता होना ही चाहिए बेटा। ठीक है, तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ बेटा लिख ले एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप का। एंटी एरोमेटिक compounds are those cyclic conjugated compounds which is more unstable than its open chain counterpart। ओपन चेन काउंटरपार्ट या एनालॉग्स। ठीक है, अब यहाँ अगर हम बात करें बेटा कि एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर ये हैं तो इसको हम देखें बेटा तो क्या लिख रहे हैं? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड which cyclic conjugated compounds which is more unstable than its open chain counterpart। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा हमारे पास इस तरीके से दिया हो, मान लीजिए आपके पास ये ले लिया गया है ना, ठीक है, और इसी का एक फॉर्म ये बना लें हम लोग, ऐसे बना लें। ठीक है, अगर फर्स्ट और सेकंड में हम कंपेयर करें तो हम क्या देखते हैं कि सेकंड की स्टेबिलिटी क्या होगी, फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है ना, यानी सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ठीक है, तो उसके पीछे कई रीजन दे सकते हैं हम लोग। एक तो आपको पढ़ाए थे एंगल स्ट्रेन बेटा, क्या पढ़ाए थे? एक हम पढ़ाए थे एंगल स्ट्रेन, है ना। एंगल स्ट्रेन में अगर बात करें हम लोग तो एंगल स्ट्रेन में यहाँ देखा जाए तो कितना एंगल स्ट्रेन आ रहा होगा, यहाँ अगर देखें तो इसका हाइब्रिडेशन आ रहा होगा बेटा sp2, ये तो बात क्लियर है। क्या आ रहा होगा? sp2, ये भी sp2 sp2 sp2। तो एंगल स्ट्रेन अगर यहाँ आ रहा होगा बेटा तो 120 माइनस 90 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री का क्या आ रहा होगा? एंगल स्ट्रेन, है ना। और एंगल स्ट्रेन की अगर बात करें तो स्टेबिलिटी और एंगल स्ट्रेन में क्या था, जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा, जैसे जैसे एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? घटेगी। तो स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए बेटा, अगर यहाँ हम बात करें स्टेबिलिटी की तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम क्या कहेंगे? एंगल स्ट्रेन। क्या कह रहे होंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगल स्ट्रेन। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगा। अच्छा, यहाँ बेटा क्या है? ये भी sp2 ही है। अगर बात करें हम तो भी क्या बेटा? sp2। लेकिन यहाँ भी देखें तो क्या होगा? ये sp2। ठीक है, ऐसे ही ये भी कार्बन आपका sp2 होगा, ये भी sp2 और ये भी क्या है बेटा? sp2। चारों कार्बन पे अगर देखें यहाँ तो लगभग 90 डिग्री, लगभग क्या एग्जैक्ट 90 डिग्री का क्या हो रहा है? एंगल स्ट्रेन आ रहा है। अगर एंगल स्ट्रेन 90 डिग्री का आ रहा है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बेटा कि यहाँ स्ट्रेन ज़्यादा है। लेकिन यहाँ देखें तो ये ओपन चेन में है और ओपन चेन में होने की वजह से अगर देखें तो ये अपने को इस तरीके से एडजस्ट कर सकता है कि sp2 हाइब्रिडेशन में अगर देखिए बेटा एंगल स्ट्रेन की वर्डिंग कितनी है लिखी? 120 डिग्री। तो ये 120 डिग्री में जा सकता है।
120 डिग्री में जा सकता है। तो यहाँ कोई एंगल स्ट्रेन नहीं है, इसका मतलब ये ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। एक तो ये सिंपल बात हुई कि एंगल स्ट्रेन भी ज़्यादा है यहाँ, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन एग्जैक्ट क्या बात है यहाँ, क्यों ऐसा हो रहा बेटा, वाई दिस कंपाउंड यानी कि साइक्लोब्यूटाडाइईन इज हाईली अनस्टेबल। तो उसके पीछे जो दूसरा रीजन होता है बेटा, वो होता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स का। आगे भी बताएंगे ही। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। क्या होगी बेटा, बढ़ेगी। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात अगर देखें तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी। ये तो एक क्लियर कट बात है, वो तो अलग बात है बेटा। ये तो मिले एंगल स्ट्रेंथ तो बहुत सारे कंपाउंड में मिलेगा, ठीक है, उसके कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, नो डाउट आपकी क्या होती है, घटती है। लेकिन ये एग्जैक्ट रीजन है यहाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये कंपाउंड अगर एंटी एरोमेटिक है, तभी क्या बताएं हम कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होगा बेटा, डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगा। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी किसी सिस्टम की, स्टेबिलिटी उतनी क्या आती है बेटा, कम। ये बात क्लियर है क्या। तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं बेटा, ये आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है, ये कंपाउंड आपका एंटी एरोमेटिक है। ये हमको कैसे पता चले, अगर ये पता करना है तो हर हाल में हमको वो कंडीशन पता होना चाहिए जिससे ये पता चल जाए कि दिस कंपाउंड बिहेव्स लाइक ए एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बात क्लियर है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में डीलोकलाइजेशन अगर बढ़ रहा पाई इलेक्ट्रॉन का बेटा, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। और जितनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ रही होगी, स्टेबिलिटी उतनी क्या हो रही होगी, कम। तो यहाँ अगर हम बात करें बेटा, ये हम चलो हम बोल दे रहे हैं इट इज़ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन हम पता कैसे करें किसी कंपाउंड में कि वो कंपाउंड हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड ही है ना। तो यहाँ बेटा पता करने के लिए हमको क्या चेक करना होगा, कंडीशन। क्या चेक करना होगा, कंडीशन। तो यहाँ अगर हम बात करें, सपोज करो तो कंडीशन हमको पता करना होगा, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। कंडीशन फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। जो पहला कंडीशन होता है बेटा, अगर हम फर्स्ट कंडीशन के बेटा बताएं तो क्या होगा, द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक। कंपाउंड हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, साइक्लिक होना चाहिए। द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक, है ना। सेकंड जो होना चाहिए कंडीशन बेटा, वो क्या होना चाहिए, सेकंड कंडीशन ये बोलता है द कंपाउंड शुड हैव या मस्ट हैव क्लोज कॉन्जुगेटेड, या फिर आप कंप्लीटली या फुल्ली लिख दो यहाँ बेटा, फुल्ली कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक है। थर्ड कंपाउंड, अगर सही थर्ड कंडीशन देखें बेटा तो क्या होगा, द कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। ये तीन कंडीशन हम वहाँ भी पढ़े थे आपका एरोमेटिक कंपाउंड में भी, ठीक है। द कंपाउंड शुड बी प्लेनर और नियरली प्लेनर। इट मीन्स each atom of the ring
must be sp2 or sp हाइब्रिडाइज। ठीक है। लास्ट जो कंडीशन होता है बेटा, लास्ट कंडीशन, द टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू 4n, where n is equal to 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा, है ना। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे द गिवन कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक, है बेटा। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड पहले देखें हम। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज साइक्लिक कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स व्हिच इज मोर अनस्टेबल देन इट्स ओपन चेन काउंटर पार्ट या ओपन चेन एनालॉग्स लिख सकते हो आप। ठीक है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी देखें तो हम इस तरीके से देख सकते हैं। हम दो कंडीशन, एक तो बेटा नॉर्मली समझाए हैं कि एंगल स्ट्रेन से, बहुत सारे टीचर से भी समझाई देते हैं, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि एंगल स्ट्रेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, क्या होगी बेटा, स्टेबिलिटी यहाँ घटेगी। लेकिन एग्जैक्ट क्या यहाँ एंगल स्ट्रेन की ही बात थी क्या एक्चुअल में? जी नहीं, वो था एंटी एरोमेटिसिटी। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं बताएं भी, क्योंकि उनके पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में होंगे, है ना। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वहाँ होगी, यानी कि हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डिलोकलाइजेशन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, घटेगी। तो ओवरऑल अगर एक लाइन में हम लोग समझें तो हम कह सकते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल। अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल है बेटा, तो इसका मतलब हमको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम पहचान गए तो हम बता सकते हैं दिस कंपाउंड इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है, अब बात करें हम, ठीक है, यहाँ आते हैं बेटा। अगर हम लोग इस तरीके से अब बात करें तो क्या देख रहे हैं, ठीक है, ये हटा दें बेटा। अब अगर हम बात करें बेटा तो हम कैसे पहचानेंगे? अगर इस एग्जाम्पल को एग्जैक्ट हम पता करते तो ये क्या था, ध्यान से देखो, साइक्लोब्यूटाडाइन। क्या ये कंपाउंड हमारा साइक्लिक है? तो साइक्लिक था, ये बात क्लियर है, साइक्लिक है। क्या ये कंपाउंड हमारा कॉन्जुगेटेड है? तो बेटा कॉन्जुगेटेड भी है, आप देख सकते हो ये कैसा है, कॉन्जुगेटेड है और फुल्ली कॉन्जुगेटेड है, यानी इस तरीके से ये कॉन्जुगेशन में जाएगा। ठीक है, तीसरा अगर बात करें हम लोग तो क्या ये प्लेनर है? तो प्लेनर भी है, क्या बेटा, प्लेनर। अब लास्ट आता है क्या 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम को फॉलो कर रहा है? तो यहाँ बेटा देखिए अगर हम लोग तो 4n इक्वल टू कितना ले लिया जाए, 4, कितना पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है, 2, 4, है ना। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा, एंटी एरोमेटिक, है ना। तो ये कंपाउंड अगर बात करें हम तो ये कंपाउंड हमारा कैसा हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात ये आती है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली क्या है बेटा, अनस्टेबल है। तो यहाँ अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दें तो एक नोट लिखते हैं, वो नोट्स क्या होगा बेटा, सपोज करो कुछ और बातें एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जानना जरूरी। वो क्या है, पहला क्या होगा बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर बात करें बेटा तो यहाँ जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, अगर मैं ऐसे बात करें तो क्या देखेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट at room
टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यानी कि इसको हम आइसोलेट अगर रूम टेम्परेचर पे करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बेटा क्या होता है, सेकंड पॉइंट हम देखें, ये क्या करेगा, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डाइमेराइज, डाइमेराइज हो जाएंगे। कैसे बेटा, यानी कि अगर हम देखें यहाँ, मान लीजिए ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली क्या है बेटा, अनस्टेबल है, ठीक है। ये क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर ये इस तरीके से डाइमेराइज हो जाएगा ऐसे, और ये बन जाएगा इस तरीके से, देखे बेटा ये इस तरीके से। अब ये तो आपका एंटी एरोमेटिक था, कैसा था बेटा, एंटी एरोमेटिक। ये भी कैसा था, एंटी एरोमेटिक। और ये क्या हो गया, एक तरीके से नॉन एरोमेटिक। कैसा है, नॉन एरोमेटिक। अब बात ये आती है, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी में आपको बताए थे कि एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा स्टेबल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा क्या बताए थे बेटा, एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन आता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या आता है बेटा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात क्लियर हो रही कि नहीं? तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। सेकंड पॉइंट क्या कर रहे हैं बेटा, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली अनस्टेबल होगा, तो अपनी स्टेबिलिटी को तो अचीव करना चाहेगा, ठीक है। और अगर स्टेबिलिटी को अचीव करना चाह रहा है तो वो तुरंत क्या होगा, डाइमेराइज कर जाएगा आपस में, ठीक है। कैसे, एट रूम टेम्परेचर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर डाइमेराइज, और डाइमेराइज होकर क्या बन जाएगा बेटा, ये कंपाउंड, और ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक। और अगर ये नॉन एरोमेटिक है तो इस एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर ज़्यादा होगी। है बात क्लियर हुई बेटा। थर्ड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर हम बात करें बेटा, वो क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन से कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हैं, तो हम आराम से बता सकते हैं कि अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ये बात ध्यान दें बेटा कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होंगे वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बात क्लियर है क्या? अब यहाँ अगर हम बात करें बेटा, तो क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? अगर हम ध्यान से देखें, आई होप इसको आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। चलो चेक करते हैं बेटा, हो गया। एक पॉइंट और हम यहां लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होंगे बेटा, इस तरीके से। अब बात ये आती है कि क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होते हैं? जी हाँ, होते हैं। तो क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू, अगर बात करें बेटा, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी
इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स decreases increases and stability of that compounds are decreases, है ना। क्या होगा डिक्रीज? ड्यू टू डिलोकलाइजेशन। हम बात क्या करें, जितना ज़्यादा डिलोकलाइजेशन होगा बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में, है ना, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होगी, इसकी बढ़ेगी, और जितनी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी स्टेबिलिटी में क्या कहेंगे, घट जाएगी। ये बात क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा, ये आई होप लिख लिए होंगे आप लोग। ये भी आई होप हो गया होगा बेटा। अब बात करते हैं हम लोग, ध्यान से अगर देखें बेटा, सपोज करो हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया, फर्स्ट ऐसे बना दिया गया, ठीक है, और सेकंड ऐसे कुछ और बना दे, मान लिया जाए इसको बना दे रहा है ऐसे, ठीक है, दो, ठीक है। अब यहाँ बात करें बेटा हम लोग तो क्या होगा, यहाँ ऐसे अगर हम यहाँ लगा दे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, है ना, बल्कि ग्रुप। थर्ड ब्यूटाइल में तो समझ आ रहा है, यानी कि इस तरीके ग्रुप अगर होगा बेटा उसको हम क्या कहेंगे, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है, क्या लगा दे, थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। अब यहाँ बेटा फर्स्ट और सेकंड में हमसे पूछे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, which is highly stable, ध्यान से देखो बेटा, ये भी कंपाउंड हमारा कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक, ये भी कंपाउंड हमारा कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। ये बात क्लियर है, दोनों कंपाउंड हमारे कैसे हैं, एंटी एरोमेटिक ही हैं। लेकिन क्या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर दोनों हैं बेटा तो दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी? तो यहाँ आपको ये लग रहा होगा कि यहाँ तो यार थर्ड ब्यूटाइल आ गया, और थर्ड ब्यूटाइल आ गया तो इनमें रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो आपका स्ट्रेंथ के कारण यानी कि रिपल्सन के कारण क्या होगा, स्टेबिलिटी और घटनी चाहिए। जबकि देखो बेटा यहाँ नो डाउट आपका क्या था, H था, क्या था, H ऐसे लगा था H। अब इन दोनों में अगर बात करें बेटा तो इस केस में क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा बेटा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन के कारण ये मॉलिक्यूल बिल्कुल प्लेन में नहीं आना चाहेगा, है ना भाई, रिपल्सन हो रहा है बल्कि ग्रुप लगा है, अगर ये प्लेन में बिल्कुल नहीं आना चाहेगा तो कहीं ना कहीं इसके डिलोकलाइजेशन पर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। बात क्लियर है कि नहीं है? अगर बेटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप रिपल्सन टेक प्लेस, रिपल्सन जब होगा बेटा तो थोड़ा बहुत क्या होगा, ये जो आपका बिल्कुल प्लेन में तो है लेकिन थोड़ा प्लेन से बाहर होना चाहेगा, और प्लेन से थोड़ा बहुत अगर बाहर होना चाहेगा तो यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन पे क्या पड़ेगा बेटा, इफेक्ट पड़ेगा, और कॉन्जुगेशन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात क्लियर है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप,
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप, है ना, डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस पाई इलेक्ट्रॉन नॉट टेक प्लेस इजीली, नॉट टेक प्लेस इजीली। अगर इजीली नहीं होगा बेटा तो हम कहेंगे क्या होगा, डीलोकलाइजेशन कम हो रहा है और स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कंडीशन, अगर हम बात करें बेटा यहाँ, तो दूसरा जो कंडीशन होगा वो होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बल्की ग्रुप क्या होगा बेटा, इट इजली नॉट अंडरगोज फॉर डाइमेराइजेशन। बात क्लियर है क्या बेटा, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ड्यू टू, पहला ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, बल्की ग्रुप डाइमेराइजेशन नॉट टेक प्लेस इजली, नॉट टेक प्लेस इजली। तो अगर इजली नहीं होगा डाइमेराइजेशन तो जनरली किस फॉर्म में रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। इस केस में आते बेटा ये तो तुरंत डाइमेराइज हो जा रहा है, तुरंत क्या हो रहा है, डाइमेराइज हो रहा है, और तुरंत डाइमेराइज हो रहा है तो दूसरा कंपाउंड बन जा रहा है। ये बात क्लियर है क्या। तो यहाँ इस बल्की ग्रुप होने के कारण इसका डाइमेराइजेशन क्या होगा, नहीं होगा। और अगर डाइमेराइजेशन इजीली से नहीं हो पा रहा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये कंपाउंड किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, इसी फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, लेकिन ये तो तुरंत रूम टेम्परेचर पे किस पे हो जाएगा बेटा, बोलो, ये तो रूम टेम्परेचर पे डाइमेराइज होकर जो भी बताए हैं उस कंपाउंड में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ होगा बेटा दूसरा क्या होगा कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप डाई में अगर देखें डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नॉट टेक प्लेस easily. So, stability of compound is increases। तो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। अब तो बात क्लियर है, ये दो रीजन हो गए बेटा। यहाँ इजीली डीलोकलाइजेशन हो रहा होगा पाई इलेक्ट्रॉन का, और जितना ज़्यादा एंटी अगर देखें दोनों एंटी एरोमेटिक हैं, जितना ज़्यादा पाई इलेक्ट्रॉन होंगे यानी कि जितना आसानी से पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ेगी। तो कहाँ पाई इलेक्ट्रॉन आसानी से डीलोकलाइज हो रहा है, फर्स्ट में इन कम्पेयर टू सेकंड। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ज़्यादा हुई किससे, सेकंड से। अगर इसकी ज़्यादा है तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। दूसरा कैसे पता चल रहा हमको, अगर ट्रेड ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिए तो इसका मतलब ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इट नॉट अंडरगोज इजीली फॉर डाइमेराइजेशन। अगर आसानी से डाइमेराइजेशन में नहीं जाएगा तो इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये क्या होगा, तुरंत डाइमेराइज हो जाएगा और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड में बेटा कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो हम कहेंगे अगर स्टेबिलिटी पूछता है, यहाँ स्टेबिलिटी पूछता तो हम क्या कह रहे होते हैं, सेकंड ज़्यादा स्टेबल होगा किससे बेटा, फर्स्ट से। ठीक है, क्या कहेंगे, सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये बात क्लियर है, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा, आई होप इसको आप कॉपी कर लो। तो इस तरीके से बेटा ये हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई किससे, फर्स्ट से। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक एग्जांपल और हम ले ऐसे ही,
अगर हम एक एग्जांपल और ले बेटा, सपोज करो इस कंपाउंड को ऐसे हम ले लें, ऐसे ये कंपाउंड, यहाँ क्या लगा होगा H, ऐसे। दूसरा एक ऐसे कंपाउंड हमको दे दिया हो, है ना, ये दिया हो, यहाँ लगा दिया इस तरीके से बेटा, यहाँ ऐसे दे दिया COOET NME2 ऐसे दिया, यहाँ भी दिया हो इस तरीके से बेटा NME2 COOET ऐसे। ये हमारा फर्स्ट और ये हमारा सेकंड। ध्यान सवाल देखो बेटा, पूछ सकता है क्या दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हैं, क्या दोनों एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं? तो आई होप बेटा यहाँ अगर हम बात करें, जी हाँ, ये भी हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड और ये भी हमारा क्या बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आप निकाल के देखो, साइक्लिक ए भी है, साइक्लिक ए भी है, प्लेनर ए भी है, प्लेनर ए भी, कॉन्जुगेटेड ए भी, कॉन्जुगेट 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें तो दोनों फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अब बात आ रही बेटा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स अगर है बेटा तो क्या करेगा, आपसे पूछ रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर फ्रॉम बोथ व्हिच इज मोर स्टेबल, व्हिच इज मोर स्टेबल। तो यहाँ अगर हम बात करें, कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं तो हम करते क्या हैं, ध्यान से देखो बेटा, यहाँ देखेंगे H H H H, यहाँ आपका कॉन्जुगेशन हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा होगा। यहाँ अगर बात करें हम तो नो डाउट यहाँ आपके पास इस तरीके से, ध्यान से देखो बेटा, ये ऐसे आ जाए और ये ऐसे चला जाए, ये ऐसे चला जाए, देखो ध्यान से। तो रेजोनेंस हम पढ़ चुके। अब यहाँ देखेंगे तो क्या इस तरीके का स्ट्रक्चर एक हमारे पास मिल रहा होगा, यहाँ ऐसे रहने दो बेटा भी COOET, हम एक ही ऐसे बना रहे हैं। यहाँ आपके पास NME2 ऐसे रहेगा। यहाँ अगर देखेंगे बेटा डबल बॉन्ड आ रहा होगा, NME2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड CO- OET, ये आ रहा होगा। ध्यान से देखो, अब इस दोनों में बात करें बेटा तो कहीं ना कहीं में एक बात देख रहे हैं, वो क्या कि यहाँ कहीं ना कहीं जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या हो रहे थे, डिलोकलाइज हो रहे थे, है ना, यानी कि इस पाई इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच रहा है, ये बाहर की तरफ ले जा रहे हैं बेटा, है ना, यानी कि ये ग्रुप इसको क्या कर रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर इस ग्रुप को देखें, ये पुल कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, और इस ग्रुप को देखें तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है बेटा, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। तो अगर एक बात हमेशा याद रखना बेटा, अगर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पर, इफ ऑन एरोमेटिक कंपाउंड पुश एंड पुल ग्रुप प्रेजेंट, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऐसे, इफ ऑन एंटी एरोमेटिक, इफ ऑन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स पुश एंड पुल ग्रुप, push and pull group are present, then it increases the stability of anti aromatic compounds, है ना। This effect
दिस हम यहाँ लिख दे बेटा इफेक्ट नोन एज पुश एंड पुल इफेक्ट, और बेटा इसी को हम कहते हैं कैप्टोडेटिव इफेक्ट। क्या कहेंगे इसको? कैप्टोडेटिव इफेक्ट। तो इसका मतलब यहाँ तो ऐसा कोई ग्रुप नहीं लगा पुश एंड पुल, यहाँ लगा है बेटा, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू कैप्टोडेटिव इफेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड में अगर बात करें हम तो कौन ज़्यादा स्टेबल हो रहा है? सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे? फर्स्ट से। यानी हम बात कर सकते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ? सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट। नोट कर लो बेटा इसको। तो इस तरीके से बेटा ये हो गया होगा, यानी कि फर्स्ट और सेकंड में कभी स्टेबिलिटी पूछेगा तो ये बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा कि क्या हमारा जो कंपाउंड है कौन कौन से एंटीरोमेटिक, इस तरीके से देख लें। क्या इस कंपाउंड को अगर देखें बेटा हम सपोज करो ऐसे बना लेते हैं, क्या ये कंपाउंड हमारा एंटीरोमेटिक है? तो यहाँ देख लें हम लोग, कंपाउंड क्या हमारा? साइक्लिक। जी हाँ, कॉन्जुगेटेड। क्या ये प्लेनर भी है? तो प्लेनर है बेटा। क्या ये आपका प्लेनर के साथ साथ 4n पाई? जी हाँ, 2 4, ठीक है। n की वैल्यू क्या आएगी? 1। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक। क्या हो जाएगा ये? एंटी एरोमेटिक। बात आई हो क्लियर हो रही होगी। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और करें, एग्जाम्पल सेकंड ले लें। अगर आपके पास सपोज कर बेटा इस तरीके से एक सवाल दिया हो, मान लिया जाए कि यहाँ दिया हो आपके पास ऐसे कुछ, ये, और इस कंपाउंड को पूछे क्या ये कंपाउंड कैसा बेटा? एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है? तो इस कंपाउंड को भी अगर हम देखें तो क्या है ये? साइक्लिक। क्या है बेटा ये? कॉन्जुगेटेड। क्या है बेटा ये? sp2 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 प्लेनर। नेक्स्ट अगर देखें हम लोग 4n इजकल टू कितना आ जाएगा? 4। चूँकि 2 2 4 4 5 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 1। तो इसका मतलब ये भी क्या है? एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल थर्ड ले लें एक एंटी एरोमेटिक का, तो अगर बेटा ऐसे साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल, ये कंपाउंड की बात करें बेटा साइक्लिक, कैसा है? साइक्लिक भी, कॉन्जुगेटेड भी है। फिर क्या बेटा? sp2 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 यानी प्लेनर भी है। और ये भी क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, यानी 4n की बात करें तो 8n इक्वल टू 1, तो ये भी हो रहा होगा एंटी एरोमेटिक। कैसा हो रहा बेटा? एंटी एरोमेटिक। आई होप बात क्लियर हो रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 4 है ना। अगर आपके पास यही सेम कंपाउंड ऐसे दिया बेटा, मान लीजिए ऐसे बना दिया एक कंपाउंड, ठीक है, ऐसे दिया हो, ये दिया,
है ना। और यहाँ बेटा मान लीजिए ऐसे एक कंपाउंड दिया आपके पास, ठीक है, और यहाँ अगर हम बात करें तो ऐसे सवाल पूछ ले आपसे, ठीक है, और यहाँ क्या है बेटा, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, इस तरीके से अगर पूछ रहा हो, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये यहाँ से थोड़ा सा आप स्ट्रक्चर को ऐसे कर लो बेटा, ये ठीक है, ऐसे। अब यहाँ नो डाउट ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगर हम बात करें ऐसे ही, तो यहाँ ये तो ऐसे छुपा लें तो एरोमेटिक दिख रहा होगा, ये छुपा लें तो क्या दिख रहा होगा, एंटी एरोमेटिक दिख रहा होगा। बात क्लियर है बेटा कि नहीं। ऐसे छुपाएं तो बेंजीन दिख रहा होगा, ये छुपा लें तो क्या दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा जो कि एंटी एरोमेटिक है। तो बात क्लियर बेटा, अगर किसी कंपाउंड में एंटी एरोमेटिक और एरोमेटिक दोनों कंडीशन दिख रही हो, एंटी एरोमेटिक भी दिख रहा हो और एरोमेटिक भी दिख रहा हो, तो इसको हम क्या मानेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या मानेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। बात क्लियर बेटा। अगर इस तरीके कंडीशन दिख रहा है कि एरोमेटिक भी एक पोर्शन क्या दिख रहा है, एरोमेटिक, और दूसरा ऐसे कर लें तो एंटी एरोमेटिक, तो ओवरऑल हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे, एरोमेटिक नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। अगर ये हो बेटा ऐसे ऐसे ऐसे, और इस कंपाउंड को भी कहें कि क्या ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो क्या बताएंगे हम लोग बेटा, ये भी देखेंगे। तो यहाँ 2 लोन पेयर में से एक ही लोन पेयर कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा, तो 2 4 6 8, यानी कि कंपाउंड हमारा क्या है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, प्लेनर भी है, और अगर देखा जाए 4n = तो 8, n की वैल्यू 2, यानी कि ये होगा हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या हो रहा होगा, एंटी एरोमेटिक हो रहा होगा। बात क्लियर बेटा। तो इस कंपाउंड को भी अगर हम ध्यान से देखें तो ये कंपाउंड हमारा हो रहा होगा एंटी एरोमेटिक। तो इस तरीके से अगर सवाल आता बेटा, इस तरीके से अगर सवाल आ रहा हो तो हम इसको भी कहेंगे एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये बातें अगर आपको क्लियर हो रही हैं तो कॉपी कर लो बेटा, ठीक है। सिस्टम बेटा होगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। तो जनरली हमको भी तो यही जानना है कि एरोमेटिक क्या होता है, क्वासी एरोमेटिक क्या होता है, पेरिफेरल क्या होता है, ये बातें क्लियर हो रही होंगी आई होप। एक होता है नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक बहुत ज़्यादा हमको बताने की आवश्यकता नहीं बेटा, जो आपका एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं वही, यानी कि क्या है वो, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग देख लें नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अगर हमारा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है कोई, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे एक कंपाउंड दे दिया कोई, ठीक है, इस कंपाउंड। अब इस कंपाउंड को कोई पूछे कैसा है, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है, तो क्या है, तो हम इसको कहेंगे क्या है बेटा, नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है ना। नॉन एरोमेटिक क्यों है, सिंपल देखो, नॉन एरोमेटिक के लिए अगर कंडीशन देखें बेटा, यानी कि आपके पास मान लिया जाए चाहे कंपाउंड आपका साइक्लिक हो और एसाइक्लिक,
है ना, क्या हो, नॉन कॉन्जुगेटेड नॉन कॉन्जुगेटेड हो, या फिर हम जनरली कहें बेटा और कॉन्जुगेटेड हो, कोई मतलब नहीं इसका, कॉन्जुगेटेड हो। जैसे मान लिया जाए ये आपके पास है, ऐसे कोई कंपाउंड दिया तो नॉन कॉन्जुगेटेड है, लेकिन इस कंपाउंड को देखें बेटा क्या है, तो कॉन्जुगेटेड तो है ना, ठीक है, लेकिन यहाँ कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं होना चाहिए, है ना। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर होना चाहिए, है ना, क्या होना चाहिए, नॉन प्लेनर। तो ऐसे सिस्टम को जनरली हम कहेंगे क्या, बोलो बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो ये कंपाउंड अगर दे दें हम, तो पूरे रिंग में तो कॉन्जुगेटेड तो सिस्टम है, साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, लेकिन फिलहाल यहाँ क्या है बेटा, यहाँ अगर देखा तो पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन नहीं है, यानी कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। ऐसे ही अगर आपके पास ये दे दिया हो और पूछे कि क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो यहाँ नो डाउट बेटा ये तो कॉन्जुगेशन में जाएगा, लेकिन यहाँ से बस यहाँ तक आएगा और ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन क्या हो पा रहा है, नहीं, तो इसका मतलब इसको हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। या आपके पास ऐसे दिया हो, ऐसे, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, नॉन एरोमेटिक। क्या कहेंगे बेटा, नॉन एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक में हम कोई बहुत ज़रूरी नहीं इतना, ठीक है, यानी कि जो एंटी एरोमेटिक नहीं है, या एरोमेटिक नहीं, क्वासी नहीं, पेरिफेरल नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं है, तो इसका मतलब हम उसको किस कैटेगरी में डाल देंगे, नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में, ठीक बेटा। तो अगर देखें बेटा आज का लेक्चर यहीं तक, ठीक है, आई होप सब रिवाइज कर लोगे, ठीक है, कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग, ठीक है। थैंक यू बेटा, जय हिंद बेटा।